अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इंग्लिश हट। मेरा नाम है हमज़ा रऊफ़ और आज से जो हमारा कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है ये है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। इससे पहले हमने टेंसेस का जो कंप्लीट कोर्स है वो मुकम्मल किया है और ये जो हमारे पैसिव वॉइस हैं ये हमारे टेंसेस के साथ ही लिंक्ड हैं। टेंसेस के बाद इन्हें समझना काफ़ी आसान हो जाता है हम लोगों के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारी आज की जो क्लास है पैसिव वॉइस की। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम कोर्स ओवरव्यू देखेंगे कि जो पैसिव वॉइस है इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सीखेंगे। सबसे पहले नंबर 1, हम सबसे पहले जो सेंटेंस के बेसिक यूनिट्स होते हैं SVO, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसको सीखना पड़ेगा ताकि हम पैसिव वॉइस को अच्छे तरीके से समझ सकें, इसके जो रूल्स हैं उसे हम बेहतर तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। नंबर 2, हम देखेंगे कि व्हाट इज़ वॉइस इन ग्रामर। जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बाद जो वॉइस लगा हुआ है ये वॉइस ग्रामर में क्या चीज़ है। ठीक है, हम वॉइस को समझेंगे कि वॉइस क्या होता है और इसके बाद हम वॉइस को समझने के बाद एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के दरमियान जो फ़र्क है उस चीज़ को समझेंगे। नंबर 3, यूजेस ऑफ पैसिव वॉइस, के पैसिव वॉइस को हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ पर पैसिव वॉइस यूज़ हो सकता है, क्यों यूज़ होता है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस, ये हम नंबर 3 पे समझेंगे। नंबर 4, रूल्स इन पैसिव वॉइस, के इसके बाद हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस के अंदर कौन से रूल्स हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। नंबर 5, हाउ टू मेक पैसिव अकॉर्डिंग टू टेंसेस। जी बिल्कुल, हमने टेंसेस का कोर्स कंप्लीट किया है, अब मतलब उन्हीं टेंसेस के जो हमने पैसिव बनाने हैं। अब हमारे लिए पैसिव सीखना आसान होगा क्योंकि टेंसेस जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर 6, फॉर्मेट ऑफ पैसिव वॉइस, कि पैसिव वॉइस का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है, टेंसेस का फॉर्मेट क्या है और पैसिव का फॉर्मेट क्या है, ये हम इसमें देखेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है, ये भी हम इसमें देखेंगे। और नंबर 7 उसके बाद होगा हमारे पास एग्जाम्पल्स। ठीक है, हम इनकी जो है पैसिव वॉइस कंप्लीट समझने के बाद एक्टिव पैसिव वॉइस होते क्या हैं हम लास्ट पे एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसके ज़रिए से हम कंप्लीट इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि पैसिव वॉइस क्या हैं और किस तरह से हम इन्हें सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट था हमारे पास बेसिक सेंटेंस यूनिट्स। बेसिक सेंटेंस यूनिट क्या होते हैं, सेंटेंस बनाने के लिए हमें जो बेसिक सी चीज़ें चाहिए वो हमारे बेसिक सेंटेंस यूनिट्स हैं। अब वो बेसिक सी चीज़ें क्या हैं, वो है SVO। ठीक है, S का मतलब क्या होता है जी, S से मुराद है हमारा सब्जेक्ट, V से मुराद है हमारा वर्ब और O से मुराद है हमारा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास बेसिक जो सबसे बेसिक सेंटेंस यूनिट हैं वो ये 3 हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं अब हम इन्हें ज़रा देख लेते हैं। सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एन एक्शन, तो जो एक्शन हो रहा होता है उसको परफॉर्म करने के लिए हमें एक शख्स चाहिए होता है या कोई भी जो आदमी है जो उसे परफॉर्म करता है। ठीक है, तो जो परफॉर्मर होता है, जो परफॉर्म करने वाला होता है, एक्शन को करने वाला होता है या जो काम को करने वाला शख्स होता है वो कहलाता है हमारा सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, वर्ब सिंपली हमारा एक्शन है, यानी कि जो भी हम काम करते हैं वो हमारा वर्ब कहलाता है। उसके बाद है जी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है ये रिसीवर ऑफ एन एक्शन, यानी कि जो काम सब्जेक्ट करता है वो ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर वो काम हो रहा होता है। जिस तरह मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट होगा और इसकी इंग्लिश होगी आई और पढ़ने की इंग्लिश होगी रीड, ये वर्ब है और उसके बाद हमारा जो पढ़ना, किस चीज़ को पढ़ा जा रहा है, किताब को पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो वो होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बुक यहाँ पर हो जाएगी ऑब्जेक्ट, आई रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो बुक है वो एक्शन को रिसीव कर रही है। तो सिंपली ये होता है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारी एग्जाम्पल है हमारे पास अली बीट्स अहमद। इस एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसे मज़ीद समझ लेते हैं। देखें,
अली बीट्स अहमद, यहाँ पर जो अली है मारने वाला है, ठीक है। तो डूअर ऑफ एक्शन कौन है, जो काम करने वाला है, जो मार रहा है वो अली है। और एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर, बीट्स, मारने का, ठीक है। तो ये हमारा वर्ब होगा। मारा किसे जा रहा है, अहमद को, तो सिंपली वो ऑब्जेक्ट होगा। अली बीट्स अहमद, अली अहमद को मारता है। अब ये हमने क्यों समझे हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्यों समझने हैं। पैसिव वॉइस में इनकी समझ होना हमें लाजमी है। ये अगर हम इन्हें समझ सकेंगे तभी हम पैसिव वॉइस करते हैं। क्यों, क्योंकि एक्टिव वॉइस के अंदर तो ये हो जाता है, टेंसेस के अंदर हमें पता होता है सब्जेक्ट काम करने वाला है। अब पैसिव वॉइस के अंदर हमने करना क्या है कि हमने इस फॉर्मेट को बिल्कुल उल्टा कर देना है। पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है और सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, ठीक है। इसकी मैंने एग्जांपल है यहाँ पर, अहमद इज़ बीटन बाय अली। ये बिल्कुल ऊपर वाला सेंटेंस है, उसी का हमने पैसिव बनाया हुआ है यहाँ पर। अब देखें, अहमद ऊपर वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया है। यहाँ पर अहमद पर काम हो रहा है और इसमें हमारे पास वर्ब्स के अंदर भी जो है वो चेंज आया है। बीट्स की जगह पे हमने जो कर दिया है बीटन और साथ हमने इस भी लगाया है और अली को जो है वो हम ले गए हैं बिल्कुल एंड के ऊपर। तो फिलहाल आपको सिर्फ मैं ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे आपने ना स्टेप बाय स्टेप हम इसको बिल्कुल क्लियरली समझ लेंगे कि ये क्या चीज़ है। सिर्फ यहाँ पर मैंने आपको ये एग्जांपल दी है ताकि आप जो प्लेस है दोनों की नोट कर सकें कि पहले सेंटेंस के अंदर अली पहले आया है और अहमद बाद में आया है एंड पे। दूसरे सेंटेंस के अंदर हमने अहमद को पहले लिखा है और अली को बाद में लिखा है। पहला सेंटेंस एक्टिव है, दूसरा सेंटेंस पैसिव है। दूसरे एक्टिव में जो है सब्जेक्ट पहले आता है और ऑब्जेक्ट बाद में आता है और जो पैसिव सेंटेंस होता है इसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये पहले आ जाता है और इसे फिर सब्जेक्ट बोलते हैं हम, और हमारा जो सब्जेक्ट होता है ये लास्ट पर चला जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये एक्टिव और पैसिव बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं। तो इसमें हमने देखा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, और एक्टिव और पैसिव के अंदर इन दोनों की जगह किस तरह से चेंज होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी हमारे पास वॉइस कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझने से पहले अगर हम वॉइस को समझ लें तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है कि वॉइस क्या होती है। देखें, इंग्लिश के अंदर हमारे पास दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक सेंटेंस वो जिसमें कोई काम करने वाला पाया जाता है, ठीक है, यानी कि जो कोई एक्शन वाला वर्ब है उसमें ज़ाहिर बात है एक्शन को परफॉर्म करने वाला बंदा भी होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस ऐसा है जिसमें एक्शन को होता दिखाया जाता है लेकिन उसमें जो एक्शन को करने वाला बंदा होता है ना, जो काम को करने वाला बंदा होता है वो नहीं होता। पहला है जी सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन। एक वॉइस ऐसी है जिसमें जो हमारा सब्जेक्ट है परफॉर्म्स एन एक्शन, वो एक्शन को कर रहा होता है, यानी काम करने वाला इसमें मौजूद है। और जो वॉइस की दूसरी टाइप है उसमें सब्जेक्ट इज़ एक्टेड अपॉन, सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है, ठीक है। दोनों एक्शन वर्ब हैं इसमें। पहला जो था सब्जेक्ट काम कर रहा था और दूसरा जो है सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। तो बेसिकली इन्हीं दोनों से हमने दो वॉइसेस बना लेनी है। जिसमें सब्जेक्ट काम कर रहा होता है ना, इसे हम कह लेते हैं सिंपली एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट मौजूद होता है, काम को करने वाला इसमें मौजूद होता है, इसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। दूसरे सेंटेंस के अंदर यानी कि जो सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है, जिसमें सब्जेक्ट स्टार्ट पे आ जाता है, उसे हम फिर कहते हैं पैसिव वॉइस। ये दो ही वॉइसेस हैं इंग्लिश के अंदर, एक एक्टिव कहलाती है और दूसरी पैसिव कहलाती है। वॉइस का मतलब होता है कि सब्जेक्ट या तो काम कर रहा है या सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हम क्लियरली समझ सकें इसको मज़ीद। एक्टिव वॉइस की एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं, अली इज़ ईटिंग ए बर्गर। अली जो है इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि डूअर ऑफ एक्शन है यहाँ पर एक्टिव वॉइस के अंदर, क्योंकि ये एक काम कर रहा है। वो काम क्या है, इज़ ईटिंग। ये यहाँ पर हमारे पास वर्ब है, मेन वर्ब हमारे पास ईटिंग है और दूसरा इज़ जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। तो दोनों को मिलाकर हमने इसको वर्ब ही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो काम है ईटिंग, खाने का काम हो रहा है, अली खा रहा है। अली एक काम कर रहा है, वो काम है खाने का। क्या चीज़ खा रहा है, ए बर्गर।
ये जो चीज़ खा रहा है इस पे एक्शन हो रहा है, तो ये कहलाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। इसी की दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं पैसिव वॉइस के अंदर, ए बर्गर इज़ ईटन। अब इसको देख लेते हैं, देखें बिल्कुल वही सेंटेंस है, बर्गर को हम स्टार्ट पे ले हैं यहाँ पे ना, ए बर्गर इज़ ईटन। ए बर्गर इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है, वहाँ पर पहले में ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्योंकि पैसिव में सब्जेक्ट और चीज़ होती है। एक्टिव में अगर सब्जेक्ट काम करता है ना, तो पैसिव में सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है। देखें, ए बर्गर सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, इज बीइंग ईटन खाया जा रहा है। एक बर्गर जो है वो खाया जा रहा है। यहाँ पर जो इज़ बीइंग ईटन है, ये टोटल एक वर्ब आ जाएगा, ईटन मेन वर्ब होगा इसमें, और इज़ बीइंग जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा। यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें और कि हमें जो काम करने वाला बंदा है वो नहीं दिखाया जा रहा, ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा पैसिव वॉइस। दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस होता है जिसमें डूअर ऑफ एक्शन यानी कि काम करने वाला स्टार्ट पे आता है और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है वो एंड पे आता है। पैसिव वॉइस वो होता है जिस पे काम हो रहा होता है ना, वो हमारा स्टार्ट में आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक ना और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि मैंने पहले सेंटेंस में जो है वो अली इज़ ईटिंग बर्गर, दूसरे में मैंने अली को स्किप कर दिया है, ए बर्गर इज़ बीइंग ईटन, अली कहाँ पे गया। इसकी मैं आगे हम यूज़ में देखेंगे कि मैंने इसमें अली क्यों नहीं लगाया। दूसरे सेंटेंस में अली लगाया जा सकता था, ए बर्गर इज़ बीइंग ईटन बाय अली, लेकिन इसका ट्रांसलेशन करके देखें फिर ट्रांसलेशन क्या बनती है इसमें। अली बर्गर खाता है, ये तो ट्रांसलेशन ठीक है, एक बर्गर अली से खाया जाता है, कितनी ऑकवर्ड सी ट्रांसलेशन लगती है। हाँ, अगर इसको यूँ कहें कि एक बर्गर जो है खाया जाता है तो ये कदरे बेहतर है। तो यहाँ पर हमने अली क्यों नहीं लगाया, इसकी जो हम आगे यूज़ देखेंगे पैसिव वॉइस का, उसमें ये चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि हमने यहाँ पर अली क्यों नहीं लगाया। यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, ये पॉइंट नंबर 3 है हमारा। इसमें हम देखेंगे कि जी हम पैसिव वॉइस को यूज़ कैसे करते हैं। नंबर 1, व्हेन द डूअर इज़ अननोन, जब जो काम करने वाला होता है जब उसका हमें पता ना हो, ठीक है, तब हम पैसिव बनाते हैं। मिसाल के तौर पर, पेंटिंग्स वर मेड इन एंशिएंट टाइम्स, पेंटिंग्स जो है ये कदीम वक्त में बनाई गई। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें कि पेंटिंग्स तो बनाई गई, तो बनाने वाला कौन है। हमें पेंटिंग ज़रूर मिली है, लेकिन वो बनाई किसने है, कब बनाई है, हमें उसके असरात नहीं मिले, ठीक है। तो फिर इस तरह के सेंटेंस जिसमें हमारे पास डूअर नहीं होता, इस तरह के सेंटेंसेस को जो है ना हम फिर पैसिव बनाते हैं, ठीक है, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। नंबर 2, द डूअर इज़ इररेलेवेंट, जो काम करने वाला होता है वो इररेलेवेंट अगर हो, यानी कि उसका इतना इम्पोर्टेंट ना हो, उसको हमने स्किप करना हो, तो बुर्ज खलीफा वाज बिल्ट इन दुबई, बुर्ज खलीफा जो है ये दुबई में बनाया गया। जहन में रखें कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है बुर्ज खलीफा, ठीक है, और बनाया गया दुबई के अंदर। अब ज़ाहिर बात है बनाने वाले इंजीनियर्स होंगे, मज़दूर होंगे, लेकिन इतने मज़दूरों को जानकर क्या करना, असल चीज़ तो चीज़ है बुर्ज खलीफा। अच्छा, यहाँ पर अब देखें कि हमारा डूअर इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी कि बुर्ज खलीफा को बुलाने वाला इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है बुर्ज खलीफा। तो यहाँ पर हमने जो है डूअर को स्किप किया है। तीसरा यूज़ है इसका, टू हाइड दी एक्टर, जब हमने जो हमारा डूअर है उसको ज़ाहिर ना करना हो तब हम पैसिव वॉइस को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर, दी ग्लास इज़ ब्रोकन, बाज़ औक़ात गलती से कोई गिलास तोड़ देता है लेकिन हमने फिर उसको ज़ाहिर नहीं करना होता, तो हम सिंपल कहते हैं जी ग्लास टूट गया है, ठीक है, ग्लास टूटा है, तोड़ा किसने है, उसको हमने ज़ाहिर नहीं किया, ठीक है, तो इसलिए भी हम पैसिव वॉइस को यूज़ करते हैं। नंबर 4, एम्फसिस द थिंग और पर्सन एक्टेड ऑन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम इसमें देखें कि जब हमने किसी ऐसी चीज़ पर जोर देना हो जिस पर काम हो रहा है, तब हम जो है ना पैसिव वॉइस को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर,
टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन जो है यहाँ पर हमने ज़ोर देना है टेलीफोन के ऊपर। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन जो है इसको ईजाद किया सर अलेक्जेंडर ने। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हम जो है वो चीज़ इम्पोर्टेंस दे रहे हैं टेलीफोन को, यानी कि हमारा जो ज़ोर है वो टेलीफोन के ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह से हम पैसिव वॉइस को यूज़ कर सकते हैं। फिर रिपीट कर देता हूँ, डूअर इज़ अननोन जब हमें एक्टर का पता ना हो। डूअर इज़ इररेलेवेंट जब डूअर है इररेलेवेंट हो, जो हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसकी कोई अहमियत नहीं है हमारे लिए, तब हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। या जब हमने एक्टर को छुपाना हो तब हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। या जब हमने जिस चीज़ पर काम हो रहा है उस चीज़ पर ज़्यादा ज़ोर देना हो, जैसे टेलीफोन को बनाया गया, ठीक है, ये हमारे इसमें सेंटेंस में था, तब हम पैसिव यूज़ करेंगे। इसके बाद आ जाएंगे हमारे पास रूल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। रूल्स हमें पैसिव वॉइस में समझने पड़ते हैं और ये रूल्स बड़े आसान हैं, कोई मुश्किल रूल्स नहीं हैं पैसिव वॉइस में। इनको देख लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं। सबसे पहला रूल दे क्या है हमारे पास, द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। मिसाल के तौर पर, ही कैच द थीफ, वो चोर को पकड़ता है। अब यहाँ पर देखें, ही जो है ये सब्जेक्ट है और जो थीफ है ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो इसके बाद सेंटेंस आएगा इसको देखें, द थीफ इज कॉट, चोर पकड़ा गया। ऊपर वाले सेंटेंस में वही जो थीफ है उसको हमने नीचे वाले सेंटेंस में जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया है। और इज कॉट आगे वैसे ही हमारा वर्ब आ गया, चोर पकड़ा गया। ठीक है, किसने पकड़ा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है हमारे लिए कि हमने देखना है कि पहले सेंटेंस के अंदर ही सब्जेक्ट है और दी थीफ जो है ये ऑब्जेक्ट है, और दूसरे सेंटेंस के अंदर हमने दी थीफ जो है इसे हमने सब्जेक्ट बना दिया है, इज कॉट, और इसको पकड़ा गया है। एक्शन भी सब्जेक्ट के ऊपर ही हो रहा है, ये चीज़ क्लियर कर लें। रूल नंबर 2 हमारे पास क्या है, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल। ये जो पास्ट पार्टिसिपल है और जो थर्ड फॉर्म है ये एक ही चीज़ है, दोनों। थर्ड फॉर्म को ही हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। कि जिस तरह हमने देखा था टेंसेस के अंदर, किसी के अंदर आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, किसी के अंदर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है वर्ब की, किसी के अंदर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। पैसिव वॉइस के अंदर ऐसा नहीं है। पैसिव वॉइस के अंदर सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होनी है। हर सेंटेंस में आपने थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। ये रूल नंबर 2 है इसका। रूल नंबर 1 क्या था, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में जाकर वो सब्जेक्ट बन जाता है। और रूल नंबर 2 क्या है कि इसमें थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होनी है। जैसे कि ये देखें, द थीफ इज़ कॉट, ये जो कॉट है ये थर्ड फॉर्म यहाँ पर हमने इस्तेमाल की हुई है। ठीक है। रूल नंबर 3 है ऐड वन मोर हेल्पिंग वर्ब। अब ये क्या चीज़ है जी, ऐड वन मोर हेल्पिंग वर्ब। देखें, हमने टेंस को देखना है, जो भी हम टेंस करेंगे और अगर हम उसका जब टेंस एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमने सिंपली जो है ना एक्टिव से पैसिव बनाते हुए एक हेल्पिंग वर्ब का इजाफा कर देना है। अब जी हमें कैसे पता चलेगा कि हमने एक हेल्पिंग वर्ब का इजाफा कैसे करना है। सिंपली जिन सेंटेंसेस के अंदर, जिन टेंसेस के अंदर, सिंपल सेंटेंसेस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है उनमें हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, और जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब है उनमें हम सिंपली उसके साथ एक और हेल्पिंग वर्ब का इजाफा कर देंगे। मिसाल फिर हमारे पास यही है। पहला सेंटेंस देखें, ही कैच द थीफ, ही कैच द थीफ। जो पहला सेंटेंस है इसमें हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। द थीफ इज कॉट, चोर पकड़ा गया, हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज लिया है। तो सिंपली क्या है, जो रूल नंबर 3 है कि हमने एक हेल्पिंग वर्ब का एडिशन करते जाना है, एक एक हेल्पिंग वर्ब हम ऐड करते जाएंगे। जिसमें नहीं होगा उसमें हम एक हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, और जिस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद होगा उसमें हम एक का इजाफा कर देंगे। ये रूल नंबर हमारा 3 है। रूल नंबर 4 क्या है जी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी कि जो हमारे पास 3 टेंसेस हैं मेन, इनमें जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ना
और उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस, इसका पैसिव नहीं बनता। 12 टोटल टेंस हैं हमारे पास, 12 टेंस में से ये जो 4 टेंस हैं इनका पैसिव नहीं बनता। ठीक है जी, ये 4 रूल जो है ना ये हमने मेन फॉलो करने हैं। रूल नंबर 1, एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव में जाकर सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। रूल नंबर 2 क्या है, हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। रूल नंबर 3 क्या है कि आपने लाजमी एक हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करना है जब आप एक्टिव से पैसिव बना रहे होंगे। रूल नंबर 4 क्या है कि ये जो 4 टेंस हैं इनका पैसिव हमने नहीं बनाना। ये 4 रूल आपने बस जहन में रख लेने हैं। नंबर 5 हमारे पास जी क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ज़रिए से हम समझेंगे कि जी इसमें हम देखेंगे कि हमने हेल्पिंग वर्ब का इजाफा कैसे करना है। हमने पीछे ये तो देख लिया कि हमने हर किसी के अंदर एक हेल्पिंग वर्ब का इजाफा कर देना है और इसी तरह से जिसके अंदर नहीं हम करते जाएंगे। अब वो हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। प्रेजेंट इंडेफिनिट देखें, इसमें एक्टिवाइज वाला जो ब्लॉक है उसे देखें। नो हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल सेंटेंस। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस याद है, अगर नहीं याद तो वीडियो मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें जो सिंपल सेंटेंस होता है ना उसके अंदर हम कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। ही ईट्स फूड, ही गोज़ टू स्कूल, ही बीट्स अली। देखें इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जिसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा उसके अंदर सिंपली हम पैसिव वॉइस बनाते वक्त इज़ आर एम लगा देंगे। ठीक है, ये कैसे लगाएंगे, ही शी इट के साथ इज़, दे और कोई जमा होगा तो आर, और सिंपली आई के साथ हम एम लगा देंगे, और फॉर्म जो है इसमें थर्ड ही इस्तेमाल होनी है। दूसरा है जी पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, मैंने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों नहीं लिखा, ये मैंने थोड़ा सा इसको तरतीब दी है ताकि आप जो हमने हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करना है ना, जिन हेल्पिंग वर्ब का, वो आपको समझने में आसानी हो जाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ये 2 टेंस ऐसे हैं जिनके सिंपल सेंटेंस के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हम पास्ट का देखें, ही एट फूड, वो खाना खाता था, तो इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो सिंपली हमने पहले वो सेंटेंस रखे हैं जिनके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो सिंपली इसके अंदर हम जो है वो ऐड करेंगे वाज और वर, और फिर इसके साथ थर्ड फॉर्म। उसके बाद आ गया है जी फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर आपको याद हो तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है एक्टिवाइज के अंदर वो है विल शैल। ही विल ईट फूड। अब हमने जब पैसिव बनाना है, हमने कहा तो है कि हमने एक हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करना है, तो हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है विल के साथ, बी। ठीक है, हमने पैसिव बनाते वक्त विल शैल के साथ बी का जो है वो इजाफा कर देना है और फिर आगे थर्ड फॉर्म। उसके बाद है जी कॉन्टीन्यूस। ये कॉन्टीन्यूस बड़े इंपॉर्टेंट टेंस हैं, इसको भी ज़रा समझ लें। कॉन्टीन्यूस टेंस जो है हमारे पास, उसमें अगर हम देखें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस तो उसमें हमारे पास इज़ आर एम मौजूद होते हैं और इसके साथ हम आई एन जी वाली फॉर्म लगाते हैं। तो इसका हेल्पिंग वर्ब याद करना बड़ा आसान है। वो कैसे कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के अंदर जब पैसिव बनाएंगे तो फॉर्म जो है वो थर्ड आएगी, लेकिन इसके अंदर हमने आई एन जी रिमूव करके जो है ना वो बी के साथ आई एन जी लगा दिया है, यानी कि बीइंग हमने हेल्पिंग वर्ब ले लिया है, तो इसके साथ आई एन जी जो है वो रहेगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब की सूरत में। तो इज़ आर एम के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के साथ अंदर जो है वो बीइंग का जो है इजाफा किया है। इसी तरह वाज वर है, वाज वर के साथ भी हमने बीइंग का इजाफा करना है पैसिव बनाते वक्त, क्योंकि दोनों के अंदर हमने आई एन जी रिमूव किया है, थर्ड फॉर्म लगाई है, तो आई एन जी जो हमने रिमूव किया है उसको हमने बी के साथ लगाकर जो है बीइंग जो है वो हेल्पिंग वर्ब लिया है। तो पैसिव बनाते वक्त पास्ट कॉन्टीन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब का हमने इजाफा करना है वो बीइंग होगा। अब दोनों कॉन्टीन्यूस जो टेंस हैं उनके अंदर हमारे पास बीइंग आ चुका है। इसी तरह से आगे हमारे पास परफेक्ट हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर एक्टिवाइज के अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ और हैव। जब हमने पैसिव बनाना है तो ज़ाहिरी बात है, हमने कहा है कि हमने एक हेल्पिंग वर्ब जो है वो लाजमी ऐड करना है, तो फिर हम हैज़ और हैव के साथ बीन लगा देंगे। ठीक है,
इसके बाद पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में हमारे पास हैड है और इसके बाद भी हमने बीन लगा देना है, ठीक है, यानी कि पैसिव बनाते वक्त। उसके बाद है जी फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर भी हमने विल हैव और शैल हैव हमारे पास एक्टिव वॉइस में थे, जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसमें भी हमने बीन सिंपली लगा देना है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? सिंपली बहुत आसान तरीका है इसको याद करने का कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज़ आर एम लगा देंगे और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम वाज वर लगा देंगे। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी विल और शैल, यानी कि दो हैं, उसके साथ हम लगाएंगे बी। उसके बाद है जी कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस हमारे पास दो बचते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस और पास्ट कॉन्टीन्यूस। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का हमने देख लिया कि बनता ही नहीं, तो इसमें सिंपली आपने दोनों के अंदर बीइंग हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करना है और उसके बाद जो बाकी तीनों परफेक्ट बचते हैं उनके अंदर आपने बीन का इजाफा कर देना है। तो ये हेल्पिंग वर्ब याद करना बहुत आसान है। इस तरह से हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब का जो है वो इजाफा करते जाना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास फॉर्मेट। अब हमने फॉर्मेट किस तरह से बनाना है, हमने हेल्पिंग वर्ब भी देख ली है, ठीक है। अब हम फॉर्मेट बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज़ आर एम, उसके बाद वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म आएगी और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए लिखा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता, लेकिन ये एक फार्मूले के लिए मैंने लिखा है, जो अब बाज़ औक़ात हम बाय लगा कर लगा देते हैं ना, ये उसके लिए मैंने सिर्फ ये ओ साथ लगाया है, वैसे हम इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखते, ठीक है। उसके बाद है जी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस वैसे ही है, सब्जेक्ट है पहले, उसके बाद इज़ आर एम और उसके बाद हमने बीइंग का इजाफा किया, फिर हमने थर्ड फॉर्म लगाई वर्ब की और आगे हमने ऑब्जेक्ट, वैसे ही, ठीक है। उसके बाद है जी प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद हैज़ और हैव, फिर उसके बाद जो हमने एक नया हेल्पिंग वर्ब इसमें ऐड किया था वो था बीन। बीन के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आगे ऑब्जेक्ट। उसके बाद है जी पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर क्या होगा? इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, सिंपल सेंटेंस में तो हमने क्या किया था, वाज वर का इसमें एडिशन किया था। सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद वाज और वर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आगे ऑब्जेक्ट। इसी तरह जी आगे है जी पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टीन्यूस कैसे बनाएंगे हम? सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद वाज और वर, फिर आएगा बीइंग, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जहन में रखिएगा, बार बार मैं उसे कह रहा हूँ जो आप बाय लगा कर लगाते हैं, ठीक है। वैसे इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती पैसिव बनाते वक्त। आगे है जी पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट वैसे ही जी, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हैड, फिर उसके बाद बीन आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आगे ऑब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर में हमारे पास दो टेंसेज हैं जिनका पैसिव बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट का फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल, उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और आगे आएगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट को हम किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद विल हैव, फिर बीन और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पर ना विल हैव और शैल हैव दोनों आ सकते हैं, यानी कि आई के साथ जो है वो हम शैल हैव लगाएंगे और बाकियों के साथ हम विल हैव लगाएंगे। तो ये अब जहन में रख लें कि ये ही टेंस हैं 8 जिनका आप पैसिव बना सकते हैं, ठीक है। और इनके जो आगे फॉर्मेट दिए गए हैं, इन्हीं फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपने इनके जो सेंटेंसेस हैं वो बनाने हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम आगे, हमें बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी कि किस तरह से हमने बनाने हैं। ये देखें जी, ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल ली है तमाम टेंसेस के अंदर। एक एग्जाम्पल लेने का मकसद क्या था कि जी आप फ़र्क को जो है वो नोट कर सकें कि जी कहाँ कहाँ फ़र्क जो है वो आ रहा है। डिफरेंट एग्जाम्पल हो जाए ना तो फिर फ़र्क को महसूस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पहला है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी एग्जाम्पल है ही राइट्स ए लेटर। ही इसमें सब्जेक्ट है और राइट इसमें वर्ब है और लेटर इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट है। एक्शन करने वाला ही है, एक्शन जो है वो लिखने का हो रहा है
और जो जिस चीज़ पे एक्शन हो रहा है वो है लेटर के ऊपर, लेटर लिखा जा रहा है। तो इसकी सिंपली पैसिव बन जाएगा द लेटर इज़ रिटन। अब यहाँ पर आप कहेंगे जी ऑब्जेक्ट नहीं मैंने लगाया, भाई इसको हम लिख सकते हैं द लेटर इज़ रिटन बाय हिम, लेकिन इसकी ज़रा ट्रांसलेशन करके देखें। एक्टिव वॉइस में होगा वो खत लिखता है, पैसिव वॉइस में अगर इसकी ट्रांसलेशन करेंगे द लेटर इज़ रिटन बाय हिम, खत जो है उससे लिखा जाता है। तो ये ऑकवर्ड सी लगती है, इसलिए हमने इसमें सब्जेक्ट मिस किया है। वैसे लगा सकते हैं, ग्रामेटिकल इसमें कोई गलत नहीं है ये, लेकिन लगाना नहीं है, ये ऑकवर्ड साउंड बन जाती है फिर। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसकी भी मैंने मिसाल वही ली है, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर चेंज है। ही इज़ राइटिंग ए लेटर, तो हमने देखा था कि जो कॉन्टिन्यूस टेंस है इसमें हम किस तरह से जो है वो इजाफा करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। इसका पैसिव देख लेते हैं, द लेटर इज़ बीइंग रिटन। लेटर को हम स्टार्ट ले आए, सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद हमने इजाफा क्या किया, इज़ हमने वैसे ही लिख लिया, उसके बाद हमने बीइंग का इजाफा किया और जो रिटन है फॉर्म उसकी थर्ड वैसे ही आ गई। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज़ रिटन ए लेटर, वो एक ख़त लिख चुका है। इसका पैसिव बना लेते हैं, द लेटर हैज़ बीन रिटन, ख़त लिखा जा चुका है। सिंपली आप ये जहन में रख लें पैसिव बनाते हुए कि जी हमने ख़त लिखने वाले को शो नहीं करवाना, ठीक है। तो आप ये सोचकर पैसिव बनाएं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। अच्छा जी, यहाँ पर परफेक्ट में देखें हमने हैज़ भी लगा लिया, ठीक है, लेटर को भी स्टार्ट पे ले आए, जो हमने हेल्पिंग वर्ब का इजाफा किया था वो है इसमें बीन। उसके बाद है हमारे पास जी पास्ट इंडेफिनिट, ही रोट ए लेटर, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है जी इसमें, ही रोट ए लेटर। सिंपली क्या करेंगे हम जी, लेटर को जब स्टार्ट में ले आएंगे, द लेटर वाज रिटन, ख़त लिखा गया, हमने इसमें वाज का इजाफा किया। ये वही चीज़ें हैं जो अभी हमने पीछे डिस्कस की हैं, यहाँ पर ये आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, आपके सामने सबूत है कि आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। उसके बाद है जी पास्ट कॉन्टीन्यूस। पास्ट कॉन्टीन्यूस के अंदर ही वाज राइटिंग ए लेटर, देखें कॉन्टीन्यूस आ गया है, तो हमने देखा था कॉन्टीन्यूस दोनों के अंदर हमने बीइंग का इजाफा किया था हेल्पिंग वर्ब, वही तरीकाकार है। लेटर स्टार्ट पे आ जाएगा, आगे वाज वैसे ही आ गया, उसके बाद है बीइंग और फिर आ गया है रिटन, द लेटर वाज बीइंग रिटन, ख़त लिखा जा रहा था। नेक्स्ट है जी हमारे पास पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, ही हैड रिटन ए लेटर, इसका पैसिव होगा द लेटर हैड बीन, हैड के साथ हमने सिंपली बीन लगाना है, हैड बीन रिटन, ख़त लिखा जा चुका था। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ही विल राइट ए लेटर, तो हमने देखा था कि हमें विल के साथ किसका इजाफा करना है, बी का, तो पैसिव के अंदर देखें द लेटर विल बी रिटन, ख़त लिखा जाएगा। उसके बाद है जी नंबर 8 फ्यूचर परफेक्ट, ही विल हैव रिटन ए लेटर, वो एक ख़त लिख चुका होगा, इसको पैसिव बना लेते हैं, द लेटर विल हैव बीन रिटन, ख़त लिखा जा चुका होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेसन था एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। हमने कंप्लीट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को एक लेक्चर में समझा है, ठीक है। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, लेकिन इसमें तमाम टेंसेस जो हैं वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप एक ही मर्तबा में तमाम सीख सकते हैं। पार्ट्स में इसको बनाना जो सूटेबल नहीं था, तो इसलिए इसे मैंने एक ही लेक्चर में जो है वो कंक्लूड किया है। ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ एक और चीज़ है, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी ओपिनियंस जो है वो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।